प्ली बार्गेनिंग। हाँ तबीयत नहीं सही है सर की, वो क्लास कल से लेंगे। फीवर है 2 दिन से। हम लोग कहाँ कल चलेगी? कल अपील, रेफरेंस रिवीजन, बेल एंड बेल बॉन्ड, ये 2 टॉपिक कल खत्म कर देंगे। हाँ BNSS में। और कल की क्लास थोड़ी लंबी भी होगी, एक ही बीच। हाँ यही टाइमिंग रहेगी। टाइमिंग अगर कहिए आप लोग तो चेंज कर दें, ठीक है। देखो, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्ली बार्गेनिंग, ठीक। प्ली बार्गेनिंग, ठीक। प्ली नाम से ही हल्का हल्का समझ में आता है कि प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग में आमतौर पे क्या होता है कि एक्यूज्ड जो होता है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, कबूल कर लेगा अपना जुर्म, और कबूल करने के बाद बोलेगा कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं और कुछ मैं कंपनसेशन, जैसा कि पार्टी जो विक्टिम है वो जैसा डिसाइड करेगी मैं वैसा जो है, विक्टिम क्या है आमतौर पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड के बीच में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप 291 देखेंगे, सेक्शन 291 देखेंगे तो उसमें ये भी बोला गया कि क्या कहते हैं, विक्टिम भी रहेगा वहां पे, आईओ भी रहेगा वहां पे, जब म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, अभी हम देखेंगे क्या चीजें हैं। तो आमतौर पे प्ली बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग है, इसको हम प्ली बार्गेनिंग को हम एक शब्द से और जान सकते हैं जिसको हम कहते हैं सेंटेंस बार्गेनिंग, ठीक। सेंटेंस बार्गेनिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगर अब जैसे प्ली बार्गेनिंग को अगर हम सेंटेंस बार्गेनिंग, ये सिनोनिम हम समझ सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग को हम सेंटेंस बार्गेनिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस बार्गेनिंग शब्द जैसे ही दिमाग में आता है तो ये चीज समझ में आ जाती है कि सजा कम करने की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। एक्यूज ने खुद को गिल्टी प्लीड कर लिया, गिल्टी प्लीड करने के बाद ये बोला, कहा कि मैं कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करने को तैयार हूं, बस मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं, मेरी सजा थोड़ी कम कर दी जाए, ठीक है। ये इसके जो प्रोविजंस हैं, प्ली बार्गेनिंग के जो प्रोविजंस हैं वो 289 टू 300 तक है, ठीक। इसके जो प्रोविजंस हैं प्ली बार्गेनिंग के वो 289 से लेके 300 तक है, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग में जो प्रोसीजर जो बताया गया है वो मेजरली, अगर मेंस के भी सवाल आते हैं तो आप पहले प्ली बार्गेनिंग क्या होता है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे कि प्ली बार्गेनिंग इज आल्सो नोन एज सेंटेंस बार्गेनिंग, एंड इन दिस प्रोसीजर accused admit his guilt and ready to compensate to the victim, and so that he demands for some bargaining in his sentence। कैसे क्या होगा पूरा प्रोसीजर हम फ्लो चार्ट से देखेंगे। फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है मैंने आप लोगों के लिए, फ्लो चार्ट से देखेंगे। फ्लो चार्ट आपको इसमें नहीं दिया है ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक। स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, कैसे प्ली बार्गेनिंग होगी, कहां पे अप्लाई नहीं होगी, किस प्रोसीजर में शुरुआत होगी, कैसे क्या होगा वो हम देखेंगे। जो मेन, हाँ जो हम लोग पढ़ते हाँ 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 हियरिंग ऑफ सेंटेंस, तो मजिस्ट्रेट ऑफ अपील भी होता है जो, हाँ हाँ हाँ, ये शायद जो होते हैं, लेकिन ये पार्टी की नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हियरिंग ऑन सेंटेंस एक अलग चीज है, प्ली बार्गेनिंग एक अलग चीज है। सबसे बड़ी चीज जो है ये आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही यहां पे आपको आ जाना है प्ली बार्गेनिंग में, और हियरिंग ऑन सेंटेंस आफ्टर सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही होगा। तो वो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहली चीज तो, ठीक। ये तो ट्रायल कमेंस होने के पहले ही है। मान ले ट्रायल अभी तक कोई उस पर डिसीजन नहीं आया है ट्रायल पे, ठीक है, तो वहीं से ये शुरू है। तो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि हियरिंग ऑफ सेंटेंस और प्ली बार्गेनिंग जो है सेम चीज है, ठीक। जो मेन जो प्रोसीजर दिया है वो दिया है 289 से 293 तक, और फिर इसके सपोर्टिंग सेक्शन है जो इफेक्ट करते हैं इस प्रोसीजर को। ये प्रोसीजर जो दिया है वो 289 टू 293 है, और जो बाकी के जो 294 से लेके 300 तक है वो अफेक्ट करते हैं प्रोविजंस, ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर को, ठीक। अब हम समझेंगे कि प्ली बार्गेनिंग कब कब कैसे कैसे हो सकता है। जो सेक्शन 290 है, जो सेक्शन
290 है वो इसकी बताता है कि ये किस किस मामलों में प्ली बार्गेनिंग किया जा सकता है। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग आमतौर पे कुछ है नहीं। प्ली बार्गेनिंग एक एप्लीकेशन है जो एक्यूज्ड फाइल करता है जहां पे भी उसका ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट में। ठीक है, तो देखते हैं 290 जो सेक्शन है, सेक्शन 290 जो है, सेक्शन 290 जो है, सेक्शन 290 बताता है कि प्ली बार्गेनिंग विल अप्लाई इन केसेस which are instituted upon पुलिस रिपोर्ट। ठीक, जो केस इंस्टीट्यूट हुए हैं पुलिस रिपोर्ट पे उन पे भी प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होती है, या सेंटेंस बार्गेनिंग हम कह सकते हैं वो अप्लाई होती है। और केसेस which are instituted otherwise than on पुलिस रिपोर्ट, उस पे भी अप्लाई होती है। ठीक, ये चीज समझ लीजिए कि चाहे कंप्लेंट से आया हो मामला और चाहे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करी उससे आया हो मामला, दोनों में अप्लाई होगा। ठीक, सॉरी 289 एक मिनट 289 में 290 तो बता दिया दूसरी चीज, 289 में, सॉरी 289 में। ठीक, 289 से शुरुआत होती है, करेक्ट कर लीजिए इसको, 289 में ही चीज। ठीक, 289 में ये चीज, 289 में तो ये बताया कि कब किस किस मामलों में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगी। दूसरी चीज इस सेक्शन में यह बात भी बताई गई कि प्ली बार्गेनिंग कहां कहां अप्लाई नहीं होती। ठीक, कहां कहां अप्लाई नहीं होती, मैं इन पॉइंटर्स को यहां पे लिख रहा हूं। अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा कि जहां पे पनिशमेंट क्या है, डेथ है। जिस भी ऑफेंस में पनिशमेंट डेथ है, उसमें डेथ पनिशमेंट जहां भी, जिस भी अपराध में डेथ पनिशमेंट, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हत्या का मामला है तो उसमें सजाए मौत दी जा सकती है, तो वहां पे प्ली बार्गेनिंग का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा, लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक, ये मैं जो लिख रहा हूं ये उसके लिए लिख रहा हूं कि कहां कहां पे इसका प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक, लाइफ इंप्रिजनमेंट के केस में नहीं अप्लाई होता। ठीक, लाइफ इंप्रिजनमेंट के केस में अप्लाई नहीं होता। ठीक, फिर देखिए तीसरा है इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है तो भी नहीं अप्लाई होगा। फिर चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यह है कि ऑफेंसेस which affects the socio-economic condition of the state, कोई ऐसा अपराध है जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों शब्द इस्तेमाल है यहां पे, कि जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को इफेक्ट करे राज्य की, स्टेट की, तो उसको भी, उस केसेस में भी प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होती। फिर क्या है, 6 तरीके के हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, और ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, और ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन।
कहां कहां नहीं होती? ऑफ छह ऐसे कर दिया गया, 6 अपराध बताए गए। पहले तो बताया कि प्ली बार्गेनिंग उन सारे मामलों में अप्लाई होगी जहां पे केस की शुरुआत पुलिस रिपोर्ट से हुई हो या अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट से हुई, कहने का मतलब कंप्लेंट से हुई हो। ठीक है, तो हर मामलों में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगी, लेकिन ये 6 मामले ऐसे हैं जिसमें प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होती। ये दिया गया है हमारी सेक्शन 289 ऑफ बीएनएसएस में। दूसरी चीज जो 289 का क्लॉज 2 ये कहता है, क्लॉज 2 रोमन में लिखा है क्लॉज 2 या ऐसे रोमन नहीं है ना? ठीक, 289 क्लॉज 2 में ये चीज मेंशन है कि सेंट्रल, ये पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, क्या डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। ये जो मैंने बताया ना, चौथा पॉइंट यहां पे लिखा कि ऑफेंसेस विच अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक, ऑफेंसेस विच अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसे अपराधों में भी प्ली बार्गेनिंग का कोई रोल नहीं होगा। ठीक, तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक है, कहीं ऐसे डिफाइन तो है नहीं, कहीं दिया तो है नहीं, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कहां पे मेंशन है, कितने ऑफेंसेस हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट करने वाले अपराध, ऐसे कहीं ऐसे कोई इसका विस्तार नहीं है, कहीं पे इसका मेंशन नहीं है। ठीक, तो ये क्या लिख दिया, इसीलिए 289 के क्लॉज 2 में ये लिख दिया, कहा कि ऐसा है कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या। ठीक, इतनी चीज हो गई। ये मामला था हमारे सेक्शन 289 का। ठीक है, अब देखो, अब देखिए आगे आते हैं, अब आते हैं सेक्शन 290। सेक्शन 290 में 290 बात करता है एप्लीकेशन की। कौन सा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। दो चीजें इसमें आप जान जाइए, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, दूसरी चीज। पहली चीज यह है कि ये जो एप्लीकेशन है ये विद इन 30 डेज फाइल होनी चाहिए। कितने दिन में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ, 30 दिन के अंदर, जिस दिन चार्जेस फ्रेम हो गए उस दिन से 30 दिन के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए। कहां फाइल हो जानी चाहिए? मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, जहां पे भी उस एक्यूज्ड का ट्रायल कंडक्ट हो रहा होगा वहां पे इसको फाइल करना है। कितने दिन के अंदर करना है? 30 दिन के अंदर। 30 दिन किस दिन से जोड़ेंगे? जिस दिन से क्या कहते हैं, चार्ज फ्रेम हुए। ठीक, अब ये जो एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान समझिए, ये जो एप्लीकेशन है ये क्या क्या कंटेन करेगा, क्या क्या इंक्लूड करेगा। ये एप्लीकेशन यहां पे मैं से लिख दे रहा हूं, विल कंटेन। ये एप्लीकेशन में क्या लिखेगा एक्यूज्ड? कुछ तो लिखेगा। एप्लीकेशन में क्या लिखेगा? देखिए 289 में तो बता दिया कि कहां अप्लाई होना है, बोला कि हर मामलों में जहां पे पुलिस रिपोर्ट हो, चाहे कंप्लेंट केस हो, जहां से भी शुरू हो रहा हो मामला, वहां पे प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगा। फिर 6 चीजें बता दी, कहा कि ऐसा है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, विमेन, 7 साल से ज्यादा की सजा, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इनमें प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होती है। फिर बता रहा है कि प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत कैसे हो, प्ली बार्गेनिंग भेजेंगे कैसे। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत कैसे होगी? प्ली बार्गेनिंग में एक एप्लीकेशन एक्यूज्ड लिख के देगा। किसको लिख के देगा? उस कोर्ट को लिख के देगा जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा होगा। और कितने दिन के अंदर लिख के देगा? 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब उस एप्लीकेशन में होगा क्या? पहले तो होगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस। केस के बारे में लिखेगा
कि ऐसा ऐसा मामला मेरे अगेंस्ट ऐसा ऐसा हुआ है, मैं इसमें खुद को गिल्टी प्लीड करता हूं, और ऐसा ऐसा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस। फिर दूसरा क्या होगा, एक एफिडेविट भी वो लगाएगा, वो एक एफिडेविट भी लगाएगा। अब वो जो एफिडेविट लगाएगा एप्लीकेशन के साथ, उस एफिडेविट का क्या पर्पस है, उस एफिडेविट का पर्पस दो है, एक और दो। पहली चीज तो वॉलेंटरीनेस, वॉलेंटरली ऐसे लिख लीजिए कि जो एक्यूज्ड है, वो जो एप्लीकेशन मूव किया उसने प्ली बार्गेनिंग या सेंटेंस बार्गेनिंग करने के लिए, वो अपनी स्वेच्छा से मूव कर रहा है या किसी और कारण से मूव कर रहा है। तो ये चेक करने का एफिडेविट का पूछा जा सकता है आपसे कि चलिए प्ली बार्गेनिंग में जो एप्लीकेशन देता है, चलिए वो तो ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन वो एफिडेविट क्यों लगा रहा है? एफिडेविट वो इसलिए लगा रहा है कि वो ऑन ओथ ये कह रहा है कि मैं स्वेच्छा से ये एप्लीकेशन मूव कर रहा हूं। दूसरी चीज जो एफिडेविट में रहेगी वो ये रहेगी कि देयर इज, वो बताएगा कि देयर इज नो एनी प्रीवियस कन्विक्शन for the offense for which he is charged, कहने का मतलब वो बता रहा है, कह रहा है कि एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में उसने लिखी कुछ चीजें, क्या क्या लिखा, कहा कि पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस दे दिया कि किस संदर्भ में वो ये एप्लीकेशन लिख रहा है, ठीक। उसके साथ उसने एक एफिडेविट लगाया, उसमें बताया कि जिस अपराध के लिए, सपोज दैट चोरी का अपराध है, एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, चोरी का अपराध है, ठीक, चोरी का अपराध है। अब चोरी के अपराध में जो है वो ये मेंशन कर रहा है कि पहली चीज तो मैं जो प्ली बार्गेनिंग चोरी का अपराध, उसके खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम हो गया। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद उसने प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन मूव की, उसमें डिस्क्राइब किया केस को, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, पूरी तरह से नहीं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया और बताया, कहा कि चोरी के अपराध के लिए मुझे पहले कन्विक्ट नहीं किया गया है। ये चीज आप विशेष ध्यान देंगे कि नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर द चार्ज फॉर विच ही इज बीइंग ट्राइड। जिस चीज के लिए उसके ऊपर ट्रायल चलना है, उसके लिए वो पहले कन्विक्ट नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब जैसे ही एप्लीकेशन आया, जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगा, जैसे ही एप्लीकेशन इज फाइल्ड, जैसे ही एप्लीकेशन इज फाइल्ड, वैसे ही क्या करेगा, फिर नोटिस दिया जाएगा। कौन देगा नोटिस? कोर्ट देगी नोटिस, ठीक है। कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल किया गया है, ठीक। और ये नोटिस कैसा होगा? टू अपीयर। नोटिस कैसा होगा? टू अपीयर। जिसको जिसको ये नोटिस भेजा जाएगा उसको अपीयर होने के लिए कहा जाएगा। किसको किसको अपीयर होने के लिए कहा जाएगा? एक पीपी को, या कोई कंप्लेनेंट है तो, और किसको कहा जाएगा? और एक्यूज्ड को कहा जाएगा कि ऐसा है कि आप आइए और, ठीक, हाँ आप आइए, अब ऐसा प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन मूव की गई है, आप आइए। जैसे ही, अब क्या हुआ? एक्यूज्ड क्या हुआ? एक्यूज्ड क्या हुआ? अपीयर हो गया। अब यहां पे नोटिस भेजी गई, एक्यूज्ड अपीयर हो गया, ठीक। अब एक्यूज्ड जैसे ही अपीयर हुआ तो अब क्या होगा? देखिए, बनाते जाइएगा इसको, बड़ी मेहनत से तो किया गया। जैसे ही एक्यूज्ड अपीयर हुआ तो एक्यूज्ड का क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा। और ये एग्जामिनेशन कैसे होगा? ऑन कैमरा। वो तो ले चुका है एफिडेविट में ही, एफिडेविट में ही तो वो ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक्यूज्ड का क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑन कैमरा होगा, ऑन कैमरा इसका एग्जामिनेशन होगा। और
एग्जामिनेशन ऑन कैमरा होगा और कहां होगा, वेयर द अपोजिट पार्टी इज नॉट प्रेजेंट, वेयर द अपोजिट पार्टी इज नॉट प्रेजेंट। कहां होगा, वहां होगा जहां पे अपोजिट पार्टी प्रेजेंट नहीं है। अब इस एग्जामिनेशन का जब एक नोटिस भेजा गया, एक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई 30 दिन के अंदर, एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन में क्या किया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, और बताया कि मैं स्वेच्छा से इस एप्लीकेशन को मूव कर रहा हूं और मुझे कभी भी इस अपराध के लिए पहले कन्विक्ट नहीं किया गया है। अब उसके बाद क्या हुआ, नोटिस भेजा कोर्ट ने पीपी को या कंप्लेनेंट को और एक्यूज्ड को कहा, और जैसे ही एक नोटिस भेजा, किस लिए नोटिस भेजा, मैंने लिखा है ना, टू अपीयर, आने के लिए भेजा। ठीक, अब जैसे ही एक एक्यूज्ड आ गया, जैसे ही एक्यूज्ड आ गया तो उसका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा ऑन कैमरा, और वो जो एग्जामिनेशन ऑन कैमरा जब हो रहा होगा तो अपोजिट पार्टी वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। और ये ऐसा एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है, ऐसा एग्जामिनेशन इसलिए किया जा रहा है टू चेक। अब यहां कोर्ट, अब वो खुद से स्वेच्छा से उसने वोट लेके भले, अब कोर्ट की भी तो जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि वॉलंटरी फाइल हुई है कि नहीं प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन, टू चेक द वॉलंटरीनेस। ठीक, टू चेक द वॉलंटरीनेस की, टू चेक द वॉलंटरीनेस, वो स्वेच्छा से ये एप्लीकेशन उसने मूव करी है कि नहीं, कोर्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर अब यहां से देखिए, देखो अब क्या है कि स्वेच्छा से कर रहा है कि नहीं, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द accused has filed the plea bargaining application voluntarily। अगर वो सेटिस्फाई, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं नोट नहीं कर रहा हूं, देखो कि अगर कोर्ट को ये लग जाएगा कि स्वेच्छा से कर रहा है, यस एप्लीकेशन इज वॉलंटरी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एप्लीकेशन इज वॉलंटरी, कोर्ट सेटिस्फाई हुआ है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया एग्जामिनेशन से कि इसने स्वेच्छा से एप्लीकेशन मूव किया है, यस एप्लीकेशन इज फाइल्ड वॉलंटरी, वॉलंटरली लिख लीजिए, वॉलंटरली। ठीक, वॉलंटरली फाइल किया है एप्लीकेशन। ठीक, चलिए इस पे अभी आएंगे कि अब कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि वॉलंटरी, स्वेच्छा से इसने फाइल किया है, श्योर हो गया। अब अगर कोर्ट को कहीं भी लग गया कि नो 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 द एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड वॉलंटरली, कहीं से इस दबाव के मामले में यहां आ गया, ठीक है, क्योंकि अपोजिट पार्टी भी उसको दबाव कर सकती है ना कि चलो तुम सजा तो दिला ही दिए हैं, थोड़ी सजा तुम्हारी कम हो जाएगी, सजा तो मिलनी है, देखो प्ली बार्गेनिंग यहां सजा मिलनी है, ट्रायल चलेगा अपना, अगर कन्विक्ट होगा सजा वजा होगी, ठीक है, लेकिन चलो अगर तुम फॉलो कर दोगे, क्या कहते हैं, जो है प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन मूव कर दोगे तो हमको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा और तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पे अगर कोर्ट को ये लग गया, डाउट क्रिएट हो गया कोर्ट को कि यहां एग्जामिनेशन के बाद मैं यस और नो लिख रहा हूं ना, तो कोर्ट को अगर ये डाउट क्रिएट हो गया कि हाँ ये वॉलंटरी जो है नहीं फाइल कर रहा है, तब क्या होगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा, रिवर्ट बैक ऑन द स्टेज ऑफ ट्रायल, ऑन द स्टेज, मुकदमा कहां पहुंच जाएगा वापस, ऑन द स्टेज ऑफ ट्रायल वेयर, स्टेज ऑफ ट्रायल लिखना सही नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूं, रिवर्ट बैक on the revert back on the step where the application is filed, जहां पे, क्योंकि एप्लीकेशन कहां फाइल होगी, एप्लीकेशन कहां फाइल होगी, ट्रायल कोर्ट में, किस मौके पे फाइल होगी, साफ साफ बोला कि चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर आप आ जाइए, ठीक है, चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन मूव कर दीजिए प्ली बार्गेनिंग की। जहां पे भी उसने, जहां पे जिस भी स्टेप पे पहुंचा रहा होगा मामला, वहां पे लेकिन 30 दिन के अंदर उसने फाइल कर दी, तो यहां पे इसीलिए मैंने शब्द नहीं लिखा
यहां पे मैंने लिख दिया कि उस स्टेप पे पहुंच जाएगा मामला जो नॉर्मली जहां पे ट्रायल पे था, जहां पे एप्लीकेशन हाँ जहां पे भी चार्ज के बाद, मान लो चार्ज के बाद उन्होंने कोई स्टेप आगे नहीं बढ़े तो चार्ज फ्रेम हुआ था, अब उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? ठीक, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि यहां पे अगर कोर्ट को हल्का सा भी लगता है कि स्वेच्छा से उसने एप्लीकेशन नहीं फाइल किया है तो वापस नॉर्मल प्रोसीजर जो ट्रायल का चलता है उस पर वो लोग चले जाएंगे। ठीक, अब लेकिन अगर कोर्ट को ये लग गया कि यस द एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड वॉलेंटरली, स्वेच्छा से फाइल किया गया है, स्वेच्छा से फाइल किया गया है, ठीक, तो अब क्या होगा? अब देखो यहां पे ये जो स्टेप है, यहां पे हमेशा ये सेक्शन 290 है ना, 290 की चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन सेक्शन 290 ऑलवेज रेड विथ, सेक्शन 290 को अकेले नहीं, रेड विथ सेक्शन 291। अगर क्योंकि आप सेक्शन 290 देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 290 देखेंगे तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 290 में बोला कि जैसे ही कोर्ट को ये लग गया कि एप्लीकेशन वॉलेंटरी फाइल हुई है तो फिर 60 दिन का समय दे दिया जाएगा किसको? कंप्लेनेंट को और एक्यूज्ड को, कि वो एक शब्द आया म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, जिसको शॉर्ट पे हम कहेंगे एमएसडी। ठीक है, मैं एमएसडी शब्द इस्तेमाल करूंगा किसके लिए? म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए, डिस्पोजिशन के, ये क्या है? ये क्या है म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन? ये क्या है? म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन है कि आइए 60 दिन का समय है आपके पास, आइए बैठिए, चर्चा करिए, सलाह मशवरा करिए और एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन करिए कि आप दोनों लोग प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन आई है उसको सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। कहने का मतलब कि आप विक्टिम से बोलेगा कि आप कंपेंसेशन जितना एक्यूज दे रहा है उतने में आप संतुष्ट हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक्यूज का सेंटेंस है वो बार्गेन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए? तो उसी को कहते हैं म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। कितने दिन का समय देगा? तो अब मैंने बताया ना कि 290 पे तो लिखा है कि कंप्लेनेंट या पीपी, कंप्लेनेंट या पीपी, ठीक, और किसको और एक्यूज को 60 दिन का समय। लेकिन जब आप 291 के साथ पढ़ेंगे तो 291 में यह भी लिखा, कहा कि अगर केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ था, केस अगर पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ था तो वहां 4 लोग बैठेंगे। किसमें? एमएसडी में। एमएसडी का मतलब यह है कि टू सिट एंड टू टॉक। एमएसडी का जो प्रोसेस है कि आप आपस में बैठिए, बात करिए, संतुष्ट हो जाइए। जहां अगर आप चाहते हैं प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन आई है उस पर कुछ काम करना तो बताइए, नहीं चाहते तो बताइए, आप लोग सेटिस्फैक्शन से अपना तैयार हो जाइए। ठीक है, तो एमएसडी में अगर 290 देखेंगे तो 290 में लिखा कि जो है 60 दिन का समय देगा किसको? पीपी या कंप्लेनेंट या और एक्यूज्ड को। लेकिन जब आप रेड विथ 291 करेंगे तो उसमें साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि अगर केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट है तो वहां 4 लोग बैठेंगे। किसमें बैठेंगे? इसमें। ठीक, कौन कौन बैठेगा? कौन कौन बैठे? अब मैं इसको लिख देता हूं। पहला पॉइंट ऐसे करके लिख दीजिए इसमें कि इफ केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पे अगर आया है मामला तो, पुलिस रिपोर्ट पे आया है तो कौन कौन बैठेगा? पहला बैठेगा पीपी, ठीक, दूसरा बैठेगा विक्टिम, तीसरा बैठेगा आईओ, आईओ मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नहीं कंफ्यूज ना हो ना इसलिए लिख दिया। पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर
पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर मैंने बताया 4 लोग बैठेंगे, चौथा कौन होगा? एक्यूज्ड। इतने लोग बैठ के म्यूचुअल और एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी, तो टाइम कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 60 दिन, 60 डेज। ये जरूर टाइमलाइन जरूर याद रहे, जरूर याद रहे टाइमलाइन। ठीक 60 दिन के अंदर जो है बोला कि 60 दिन के अंदर समय दे देगा किसको? कंप्लेनेंट को या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और किसको देगा? एक्यूज्ड को देगा कि ऐसा है कि आप आइए और बातचीत आपस में कीजिए। 60 दिन का समय एमएसडी के लिए दिया गया है। एमएसडी के लिए कितना समय दिया गया है? म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए 60 दिन का। और क्या कहते हैं इसमें मतलब 60 दिन उनको उस समय दिया गया कि आप आपस में बैठ के बातचीत करके हमको बता दीजिए कि क्या करना है। ठीक है, 60 दिन का। और उधर 30 दिन का समय दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की एप्लीकेशन फाइल करिए। ठीक, समझ आया? अब अगर दूसरी चीज है कि जो केस है, केस इंस्टीट्यूटेड otherwise than on पुलिस रिपोर्ट, तो उसमें कौन कौन रहेगा? उसमें रहेगा कंप्लेनेंट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंप्लेनेंट और विक्टिम अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कंप्लेनेंट, विक्टिम और एंड एक्यूज्ड। इतने लोग रहेंगे। कौन कौन रहेगा? कंप्लेनेंट, विक्टिम एंड एक्यूज्ड। अगर अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट आया है मामला, कहने का मतलब कंप्लेंट पे आया है मामला, तो ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, नो वाला हमने देख ही दिया है कि अगर नो हो जाएगा, क्या कहते हैं कि अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोर्ट की ये स्वेच्छा से एप्लीकेशन नहीं फाइल कर रहा है, तो वापस उस स्टेप पे पहुंच जाएगा जहां से ये प्ली बार्गेनिंग वाले रास्ते में कोर्ट मुड़ गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 291 में एक और चीज लिख दी गई। 291 में एक और चीज लिखी गई, लिखा गया कि कोर्ट विल ensure that म्यूचुअल से जो बैठ के बातचीत कर रहे हैं लोग, वो उसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? क्या टर्म दिया लीगल? एमएसडी, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, जो बैठ के लोग फैसला निकाल रहे हैं, उसको कहा गया म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। तो 291 में भी कहा गया कि कोर्ट ये भी इंश्योर करेगा कि कोर्ट विल इंश्योर दैट म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की जो प्रोसेस है इज गोइंग ऑन, या ऐसे लिख लो कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हैज बीन डन वॉलेंटरली। कोई पार्टी किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव तो नहीं बना के करवा रही है। म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कोर्ट की है। ठीक है, कि हैज बीन डन वॉलेंटरली। समझ में आया यहां तक का मामला? ठीक, इस चीज को कोई भी स्टेप मिस ना करें, इस चीज को नोट कर लें, बहुत क्रक्स एकदम। ठीक, समझ में? अच्छा, एक चीज और यहां पे कि कोर्ट में चाहे एक्यूज हो और चाहे विक्टिम हो, ये अपने अपने वकील के थ्रू ये कह सकते हैं कि हम अपने वकील के साथ जो है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में भाग लेंगे। ठीक है, ये आगे प्रोविजन है। ठीक, हम बता दे रहा हूं ऐसे ही, अभी सेक्शन आगे है, वो सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये चीज मेंशन कर लीजिए। इस चीज का सेक्शन आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वकील साथ बैठेगा नहीं, ये किस सेक्शन में लिखा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इतना जान लीजिए कि वो अपने एडवोकेट के थ्रू इस पूरी बातचीत में, जिसको हमने नाम दिया, हमने नहीं, लेजिस्लेचर ने नाम दिया म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, वो उसमें चाहे विक्टिम हो चाहे एक्यूज्ड, वो ये कह सकता है कि मैं अपने वकील के साथ इस पूरी प्रोसेस में हिस्सा लूंगा। ठीक, अब आता है, फिर से चेक करेगा एक चीज कोर्ट
चेक क्या करेगा, देखेगा। 60 दिन का समय दिया था, 60 दिन का समय दिया था कि 60 दिन के अंदर बताइए। अब ऐसे लिखेगा, मैं MSD शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक, MSD। अब क्या देखा जाएगा कि ये जो बैठ के बातचीत हुई, इससे कोई फैसला निकल के आया कि नहीं आया। कहने का मतलब ये जो सारी पार्टीज को, कौन कौन पार्टीज, दोनों को देख ली है हमने पार्टीज, कि अगर केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट होगा तो पार्टीज कौन कौन होंगी, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट होगा तो कौन कौन होगी, ठीक। तो अब ये जो लोग बैठ के बातचीत किए, ये कुछ हल इसका निकला, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन काम किया कि फेल कर गया, ठीक। तो अब यहां तो क्या कर लिखेंगे, नॉट वर्कड, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी नॉट वर्कड, ठीक, कि अब म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन काम नहीं किया, वर्कड काम कर गया, ठीक। ऐसे लिख दो, वर्कड आउट, नॉट वर्कड आउट, नहीं काम करके कर पाया। अगर अब फिर म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी, 60 दिन का समय दिया गया था, अब म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में कोई पार्टी आपस में असहमत हो गई, काम नहीं किया, ये जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन था, अगर ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन काम नहीं किया तो फिर से केस कहां हो जाएगा, उसी जगह जाएगा जहां पे कोर्ट, वहां यस और नो देख रहे थे कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो कि इसने स्वेच्छा से एप्लीकेशन फाइल किया है प्ली बार्गेनिंग का, तो फिर से वहीं पहुंच जा रहा था। वैसे ही यहां पे भी है कि अगर म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन काम नहीं किया तो फिर से रिवर्ट बैक हो जाएगा केस, हाँ, ऑन द स्टेप वेयर एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज फाइल्ड। फिर से वहां पहुंच जाएगा जहां से रास्ता मोड़ा गया था प्ली बार्गेनिंग करने के लिए, ठीक है, वहां पर जाए। लेकिन अगर वर्कड आउट हो गया, काम कर गया, काम हो गया, तो काम हो गया तो अब क्या होगा, 293 में 290 पहले तो 293 में डिस्पोजल होगा इसका, उससे पहले 292 आता है, 292 में रिपोर्ट सबमिट की जाती है। रुको, पहले स्टेप गड़बड़ा जाएगा, नहीं, वर्कड आउट हो गया तो क्या हुआ, तो देखो जो वर्कड आउट हुआ कि नहीं हुआ, ये तो MSD में यहां पे जब 60 दिन का समय हुआ, 60 दिन का समय दिया गया था कि आप बैठ के बातचीत कर लीजिए सब लोग, 290 रेडवेट, 291 पार्टीज बता दिया मैंने कौन कौन पार्टीज थी, ठीक, काम कर गया। अब रिपोर्ट सबमिट हुई कहां पे, 292 में रिपोर्ट ऑफ MSD इज सबमिटेड। हाँ, कि क्या आया, क्या मामला बना, क्या निकल के आया, ठीक। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग के दिमाग में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आगे मैं अभी क्या कहते हैं बेयर एक्ट समराइज कराऊंगा तो भी बताऊंगा। देखिए, यहां पे मैंने शुरुआत में ही बताया कि प्ली बार्गेनिंग में एक्यूज्ड गिल्ट एडमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, एप्लीकेशन दे रहा है कि मैंने, कि हाँ ठीक है, मैं अपना गिल्टी प्लीड कर रहा हूं, मैं जुर्म कबूल कर रहा हूं अपना, बस मेरी सजा कम कर दी जाए, ठीक, हाँ, तो मेरी सजा कम करी जाए, ठीक। तो क्या अब उसने गिल्ट प्ली कर लिया तो क्या अब वाला स्टेप नहीं होगा क्या, जो ट्रायल में होता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, होगा, क्योंकि साफ साफ इसमें यह चीज लिखी कि इस प्ली बार्गेनिंग या सेंटेंस बार्गेनिंग की प्रोसेस में जो कुछ भी एक्यूज ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, ठीक। ये साफ साफ मेंशन है इसमें, ठीक, कि प्ली बार्गेनिंग में उसने गिल्टी प्लीड कर दिया, कुछ और कह दिया, तो चलो उसके खिलाफ जो है ट्रायल अगर शुरू हो गया, MSD काम नहीं की, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन काम नहीं किया, तो चलो फिर से जो है ये जो स्टेटमेंट इसमें दिया है एक्यूज ने, चलो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो, ऐसा कभी जो है इस्तेमाल नहीं होगा, ये यहीं तक है, ठीक। जो भी स्टेटमेंट, जो भी चीजें दी गई हैं वो यहीं तक रहेंगी, इसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होंगी, ठीक। अब देखो, अगर अब रिपोर्ट आई,
म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये देखा गया कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन काम किया कि नहीं किया। अगर काम नहीं किया तब फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक। और अगर काम कर गया तब क्या होगा, 293 में क्या होगा, डिस्पोजल होगा। और ये जो 293 है ना, इसको आपको याद करना है, ठीक है, और बहुत कायदे से याद करना है, ठीक। तो डिस्पोजल ऑफ केस होगा, ठीक। काम कर गया, डिस्पोजल ऑफ केस। डिस्पोजल ऑफ केस में क्या हुआ, डिस्पोजल ऑफ केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसको प्रोबेशन में भेज दिया जाएगा, अगर वो प्रोबेशन में भेजने लायक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कोई प्रोविजन लग रहा है उस पर, ठीक है, या प्रोबेशन में भेजने के लिए जो है भेजा जा सकता है, तो प्रोबेशन में भेज दिया जाएगा। या तो अब इसको सब कैटेगराइज करेंगे। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है, ठीक, पहला पॉइंट क्या है, काम कर गया, काम करने के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद अब देखा जाएगा क्वांटम क्या है, कितनी पनिशमेंट दी जाए, ठीक। प्रोबेशन में भेजना है तो भेज दिया, प्रोबेशन में भेजना है भेज दिया, लेकिन अब सजा देने की बात आ गई। अब क्या है, अब सजा देने की बात आ गई। अगर सजा देने की बात आ गई तो यहां पे क्या देखा जाएगा, क्वांटम जो दिया है वो 293 के सी में दिया है और दूसरा दिया है 293 के डी में दिया है, ठीक। प्रोबेशन वाला जो वो है वो 293 के बी में दिया है, ठीक। अब देखो 293 का सी क्या कहता है, 293 का सी क्या कहता है, देखो 293 का सी ये कहता है, 293 का सी ये कहता है कि ऑफेंसेस वेयर minimum punishment is given, minimum punishment is given। कई ये सारे ऐसे अपराध है ना जहां पर मिनिमम पनिशमेंट दी रहती है कि देखिए 3 साल से कम नहीं होगी सजा इसमें, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। ऐसा होता है ना, जहां पे भी मिनिमम पनिशमेंट दिया है जिस भी अपराध में, वहां पे सजा कैसी होगी, सॉरी 1/4 वो है, इसमें है हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड, ठीक। और फिर एक और बात कही गई, कहा कि 1/4, 1/4 दी जाएगी उसी मिनिमम पनिशमेंट की, 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस if the offender is first time offender, बातचीत मत करो, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ठीक। अगर जो ऑफेंडर है उसको पहले, अब मैंने उस समय क्या कहा था, एफिडेविट में क्या लिख के दे रहा था, एफिडेविट में ये लिख के दे रहा था कि इससे पहले मैं जिस अपराध के लिए मुझको ट्रायल किया जा रहा है, जिस अपराध के लिए मैं प्ली बार्गेनिंग कर रहा हूं, उस अपराध के लिए मुझे कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया। क्योंकि अगर उस अपराध के लिए उसको कभी इससे पहले कन्विक्ट, अगर जैसे कोई चोरी का अपराध है, अगर उसने एक बार, ये मैं बताना भूल गया, इस स्टेप को फिर से नोट करेंगे आप, कि अगर किसी ने चोरी का अपराध किया, ठीक, अब दोबारा उसने फिर चोरी का अपराध कर दिया, अब ये जो दोबारा उसने चोरी का अपराध किया उसमें वो चाहता है कि प्ली बार्गेनिंग से मैं अपनी सजा कम करा लूं, तो अगर उसने चोरी का अपराध दोबारा कर दिया तो वो कभी भी प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकता। सेम अपराध के लिए दोबारा अगर उसने सेम अपराध कर दिया तो वो प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकता। लेकिन वही चीज यहां लिख रहा है कि उसने इससे पहले कभी कोई अपराध नहीं किया है। मैं फर्क समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में, ठीक है, कि यहां पे ये बोल रहा है कि कोई भी अपराध नहीं किया, पहली बार इससे कोई घटना कारित हुई है, तो तब 1/4 ऑफ मिनिमम पनिशमेंट दी जाएगी। तो कभी कोई अपराध नहीं किया तो 1/4, सेम अपराध कभी नहीं किया है तो
नहीं, ना ना, देखो कहने का, हाँ देखो मेरी बात समझो, कंफ्यूज मत हो, देखो फिर से क्लियर कर रहा हूं। प्रीवियस कन्विक्शन जैसे चोरी का अपराध है, चोरी के अपराध में उसने दोबारा चोरी कर ली, तो वो कभी प्ली बार्गेनिंग में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये दिमाग बैठा लीजिए। अब फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड, अगर अगर उसने कभी कोई दूसरा अपराध किया था, चोरी के अलावा मान लीजिए उसने कोई दूसरा कोई अपराध किया रहा हो, तब क्या है, तब हाफ ऑफ मिनिमम पनिशमेंट। लेकिन उसने आज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कभी कुछ नहीं किया, तब 1/4 ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट। क्लियर हुआ? ठीक, ये क्या है, ये 293 का सी में कहा, क्योंकि कई सारे अपराध हमने देखे जहां पर मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं होती। ऐसे लिखा होता है कि या तो ऐसा लिखा होगा कि 7 साल की सजा इसमें दी जाएगी, ऐसे लिखा होगा, या तो लिखा होगा मे एक्सटेंड टू 7 years, मे एक्सटेंड टू 10 years, मे एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, ऐसे करें। वैसे लाइफ इंप्रिजनमेंट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि मे एक्सटेंड टू 5 years, मे एक्सटेंड टू 7 years, ऐसे लिखा होता है ना। तो वैसे पनिशमेंट के लिए बात करता है 293 का डी। ठीक, 293 का डी, देखो जहां तक फिक्स है उसी के लिए काम करेगा। हाँ, नहीं मेरी बात सुनो, क्या फिक्स है? मतलब कि यहाँ पे 13 साल की सजा दी जाएगी, हाँ, वहां से काम सी नहीं, जहां मिनिमम पनिशमेंट है कि जैसे कि मे एक्सटेंड टू 7 years बट मिनिमम पनिशमेंट विल नॉट बिलो द 3 years। जहां पे मिनिमम शब्द ऑफेंस में है कि मिनिमम पनिशमेंट इज 3 years एंड मैक्सिमम 7 years। ऐसे कई सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें ये लिखा है कि मिनिमम इज 3 year पनिशमेंट एंड मैक्सिमम इज 7 years। मिनिमम पनिशमेंट वहां प्रोवाइडेड है, इसका मतलब वहां 3 साल लिखा हुआ है। जहां पे ये लिखा हुआ है कि मिनिमम नहीं लिखा हुआ है, मिनिमम शब्द का जिक्र ही नहीं है, ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट नहीं लिखी, ये लिखा है कि मे एक्सटेंड टू 7 years, और या तो ऐसे लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल पनिशमेंट दी हुई है, या तो ये लिखा है कि 7 साल की ही सजा, एकदम फिक्स कर दिया है कि 7 साल की ही सजा दी जाएगी। ठीक है, उस ऑफेंसेस में, वैसे ऑफेंसेस में 293 का डी लगेगा। क्या लगेगा? 293 का डी लगेगा। और यहां पे क्या होगा कि 1/4 ऑफ द एक्सटेंडेबल पनिशमेंट, जो एक्सटेंडेबल पनिशमेंट में सब समझ गए ना, ऐसे लिखा रहता है मे एक्सटेंड टू 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, इसमें कम नीचे वाला लेवल नहीं लिखा है कि मिनिमम पनिशमेंट 3 साल होगी और मे एक्सटेंड टू, सिर्फ यहां पे क्या लिखा है, इन अपराधों में क्या लिखा है कि द पनिशमेंट मे एक्सटेंड टू 7 years, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, जो एक्सटेंडेबल पनिशमेंट होगी 7 years लिखा है ना, तो 7 years का 1/4 एक्सटेंडेबल और प्रोवाइडेड पनिशमेंट, एक्सटेंडेबल और प्रोवाइडेड पनिशमेंट। ठीक, और फिर 1/6 of the extendable or provided punishment if the offender is first time offender, पहली बार उसने अपराध किया, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। समझ में आया? ये था मेन प्रोसीजर प्ली बार्गेनिंग का, मेन प्रोसीजर। समझ में आ रहा है? हाँ, कैसे क्या होता है, फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूं प्रोसीजर। बहुत छोटा होगा क्या? समझ में आया कि नहीं? पूरा पूरा प्रोसीजर ठीक, फिर से हमें बताते हैं, फिर से हम समझ रहे हैं कि जो है चीजें कैसे क्या काम करेंगी। पूरा बना लिया है कि नहीं?
देखो देखो फिर से मैं पूरा रिपीट करता हूं। प्ली बार्गेनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। प्ली बार्गेनिंग के जो प्रोविजन है 289 टू 300 है, लेकिन जो मेन प्रोविजन है वो सेक्शन 289 से 93 दिया हुआ है, प्रोसीजरल प्रोविजन। बाद में जो प्रोविजन है वो इफेक्ट करते हैं प्रोसीजर को, उसको भी हम देखेंगे, बेरक समराइज करेंगे, ठीक। लेकिन प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग उसी ऑफेंसेस में लगेगी जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं होंगे, जहां पे, ठीक है, जहां पे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन नहीं होगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड नहीं होगा, 7 साल से ज्यादा की सजा जिस अपराध में नहीं होगी, और जिस अपराध में उम्र कैद या मौत की सजा नहीं होगी, उसमें प्ली बार्गेनिंग अप्लाई हो सकती है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब यह है कि आप बैठ के बातचीत करके आप कुछ कंपेंसेशन विक्टिम को देके अपनी सजा कम करा सकते हैं, बातचीत करके, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करके। ये है इसका मेन मुद्दा, ठीक। अब जैसे प्ली बार्गेनिंग वगैरह ये प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिटिगेशन में आधे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग उनको हाँ तो ठीक है, नहीं तो करा सकते हैं, जिसमें 7 साल कम की सजा है कराइए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 289 देखा कि वो हर मामले में, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट से आया हो चाहे अदरवाइज नॉन पुलिस रिपोर्ट से आया हो, उसमें प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, ठीक। ये हमने देखा, ये साफ साफ देखा। फिर हमने देखा कि किन मामलों में नहीं हो सकती, वो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है 290 में क्या हुआ? 290 में एप्लीकेशन मूव किया। एप्लीकेशन जो मूव होगी वो किस लिए हो रही है? प्ली बार्गेनिंग करने के लिए एप्लीकेशन मूव हो रही है। कहां मूव होगी? उस कोर्ट में मूव होगी जहां पे ट्रायल चलना है। दूसरी चीज, ये जो एप्लीकेशन मूव होने का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो क्या है? वो फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जिस दिन चार्ज फ्रेम होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन मूव हो जानी चाहिए। फिर हमने देखा कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन में क्या क्या होगा। क्या होगा प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन में? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस होगा, बताएगा कि ऐसा 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 मामला है, ये ऐसे ऐसे मैंने किया है, मैं गिल्टी प्लीड करने के लिए तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें प्ली बार्गेनिंग की जाए, ठीक। उसके साथ साथ वो एक एफिडेविट देगा। एफिडेविट में ये बताएगा कि जिस अपराध के लिए मुझे इस मामले में लाया गया, उस अपराध के लिए मैं इससे पहले कभी भी दोषी नहीं पाया गया हूं, या मैंने ऐसा अपराध इससे पहले कारित नहीं किया। दूसरी चीज कि ये जो एप्लीकेशन मैं मूव कर रहा हूं, ये मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं, ठीक। इतनी बात हो गई। फिर आगे हमने क्या देखा? आगे हमने क्या देखा? इतनी बात होने के बाद हमने ये देखा कि जब एप्लीकेशन फाइल हो गई तो कोर्ट ने किसको किसको नोटिस दिया? पीपी को दिया, कंप्लेनेंट को दिया और एक्यूज्ड को नोटिस दिया। और फिर नोटिस देने के बाद नोटिस किस लिए दिया? कि हाजिर होगी। जैसे ही एक्यूज्ड आया कोर्ट के समक्ष तो एक्यूज्ड का हुआ क्या? एग्जामिनेशन किया गया एक्यूज्ड का कि ऐसा है कि एग्जामिनेशन, जो भी पूछताछ की गई, एग्जामिनेशन का कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है। वो उसका पर्पस क्या है? उस पूछताछ को करने का पर्पस क्या है कि कोर्ट इंश्योर करना चाहता है, पूरी तरह से ये एकदम वो करना चाहता है कि सेटिस्फाई होना चाहता है, कोर्ट सेटिस्फाई करना चाहता है कि इसने स्वेच्छा से ही ये एप्लीकेशन इसने मूव किया है, ठीक। और जो भी एग्जामिनेशन होगा वहां पे अपोजिट पार्टी प्रेजेंट नहीं रहेगी। हाँ, कोई अपोजिट पार्टी का मतलब अधिवक्ता दोनों हो गए, ठीक। कि अपोजिट पार्टी वहां प्रेजेंट नहीं रहेगी। और ऐसा क्या हो रहा है कि वो वॉलेंट्री, कि वो कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहती, किसी कोई दबाव तो नहीं है इसके ऊपर, ठीक। मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है प्ली बार्गेनिंग में अपोजिट पार्टी भी, जो विक्टिम है, वही दबाव बना के करवा सकती है कि चलो कुछ पैसा मिलेगा, ठीक। हाँ, वही चीज, ठीक। अब यहां पे कोर्ट क्या हुआ? कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि इसने स्वेच्छा से एप्लीकेशन मूव किया। अगर उसने सेटिस्फाई हो गया कि वो स्वेच्छा से ही एप्लीकेशन, अगर ये हुआ कि पहले इसको हटाते हैं, पहले ये क्या है कि स्वेच्छा से कोर्ट को डाउट क्रिएट हो गया कि अरे ना इसने स्वेच्छा से नहीं, इसको लगता है किसी दबाव में इसने एप्लीकेशन फाइल किया, तब फिर वो प्ली बार्गेनिंग की पूरी प्रोसेस कैंसिल कर देगी, खत्म कर देगी और फिर से वहीं चली जाएगी जहां पे उसने प्ली बार्गेनिंग का रास्ता चुना था, उसी स्टेप पे, ठीक। अब अगर एप्लीकेशन वॉलेंट्री फाइल हुई तो फिर क्या करेगा? 60 दिन का
समय देगा। और यहां पे सेक्शन 290 इनकम्प्लीट बात कह रहा है, तो उसको रेड विथ सेक्शन 291 करना चाहिए। और दोनों सेक्शन को जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पार्टीज, क्योंकि सेक्शन 290 में सिर्फ दो ही पार्टीज की बात कर रहा है, पीपी कंप्लेनेंट और पीपी या कंप्लेनेंट। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट होगा तो पीपी आ जाएंगे, नहीं कंप्लेनेंट को होगा। और दूसरी चीज कह रहा है अक्यूज्ड, ठीक, दो ही पार्टी। लेकिन अब जब रेड विथ 291 करेंगे तो उसमें लिखेगा कि अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे तो फिर 4 पार्टी होगी। कौन कौन पार्टी होगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विक्टिम, आईओ और एक्यूज्ड। आईओ इन्वेस्टिगेटिंग, जिसने तफ्तीश करी है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विक्टिम और एक्यूज्ड। ठीक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस सेक्शन में है? 18 में। ठीक, 18 में है, इसके अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। ठीक, अब अगर केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज नॉन पुलिस रिपोर्ट होगा तो फिर 3 लोग आएंगे, कंप्लेनेंट, विक्टिम और एक्यूज्ड। ठीक, कंप्लेनेंट, विक्टिम और एक्यूज्ड। फिर अब इन लोगों को 60 दिन का समय दिया जाएगा कि आप म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन करिए। अब ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन क्या है? म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ये है कि बैठ के आप लोग बातचीत करिए और किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए। ठीक, कि क्या करना है क्या नहीं। अब 291 में ये चीज मैंडेट किया कि ड्यूटी किसकी होगी? ड्यूटी किसकी होगी कि ये जो ये चीज की जा रही है, ये ड्यूटी किसकी होगी? ड्यूटी कोर्ट की होगी। ये इंश्योर करेगा कि सब कुछ, कोई आपसदारी में ये जितने लोग बैठे हैं ये कोई आपस में किसी के ऊपर दबाव तो नहीं बना रहे हैं। ठीक, ये सब जो बातचीत चल रही है इसमें कोई एक दूसरे के ऊपर दबाव तो नहीं बना रहा है, सब कुछ अपनी स्वेच्छा से ही अब सब अपनी बात रख रहे हैं ना। ये चीज 291 में ये मेंशन्ड है, ये चीज लिखेगा कोर्ट। ठीक है, देखेगा कोर्ट। ठीक, आगे आगे देखिए, कोर्ट इस चीज को देखेगा। ठीक, अब जैसे ही म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री, 60 दिन का समय था म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए। अब जैसे ही 60 दिन के बाद 292 में म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन की रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट देखेगा कि काम किया है, जो बातचीत बैठ के लोगों ने बातचीत की वो किसी निष्कर्ष पे वो बातचीत पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक, अगर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच गई है तो वो क्या होगा? अगर पहुंच गई है तो फिर यहां पे डिस्पोजिशन होगा, डिस्पोजल होगा केस का, डिस्पोजल ऑफ केस होगा 293 में। नहीं, अगर वो बातचीत जो इन लोगों की बातचीत, ये जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन है, ये क्या है? म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन देखने में तो बड़ा भारी शब्द लग रहा है, लेकिन ये है नहीं कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बैठ के लोग बातचीत कर रहे हैं, साफ साफ शब्द से म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री की सब लोग की आपसी सहमति से। ठीक है, ठीक, आपसी सहमति से अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए अगर ये लोग तो डिस्पोजल, और अगर नहीं पहुंचे तो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से इन्होंने प्ली बार्गेनिंग का रास्ता अपनाया था, उसी स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब यहां पे डिस्पोजल में 3 चीजें हमने देखी कि अगर उसको प्रोबेशन पे भेजना होगा तो प्रोबेशन में भेज देगा, नहीं तो 293 सी और डी पे उसको सजा देगा। ठीक, कैसे सजा देगा? कि हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड। अगर मिनिमम पनिशमेंट अगर प्रोवाइड है, कई सारी ऐसी धाराएं होती हैं जहां पे मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड होता है। मिनिमम पनिशमेंट कहने का मतलब शब्द ये लिखा होगा कि मिनिमम पनिशमेंट 3 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम बता दिया 5 साल, कम से कम जिस भी धारा में ये चीज मेंशन है कम से कम 3 साल, कम से कम 4 साल मिनिमम लिखा है, तो उसमें उस मिनिमम पनिशमेंट की कम से कम 3 साल, तो यहां पे हाफ ऑफ 3 इयर्स, हाफ ऑफ 3 इयर्स कर देगा। ठीक है, और अगर वो मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है और उस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस के लिए इसने प्ली बार्गेनिंग करी या जिस भी ऑफेंस के लिए इसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए थे, उस ऑफेंस में ये पहली बार, उस ऑफेंस नहीं कि मतलब वो पहली बार इसने कोई अपराध ही किया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इससे पहले इसने कोई अपराध नहीं किया, तो उस मिनिमम पनिशमेंट का 1/4। मिनिमम पनिशमेंट अगर प्रोवाइड है तो हाफ मिलेगी, और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो फिर वो 1/4 मिलेगी उस मिनिमम पनिशमेंट की। ठीक, फिर 293 डी क्या कहता है? 293 डी ये कहता है कि जहां पे मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, सजा में क्या लिखा है? मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स। ठीक, मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स ऐसे लिखा हुआ है, या तो लिख दिया है कि कम ज्यादा वाली कोई बात ही नहीं कही, सीधे सीधे लिख दिया है कि 7 साल की सजा सुनाई जाएगी, ऐसे अगर लिख दिया है
तो उस मामले में 1/4 जो एक्सटेंडेबल, ऐसे लिखा है ना, मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स है तो 7 ईयर्स इंटू 1/4, 1/4 ऑफ 7 ईयर्स। और अगर 1/6 है, 1/6 भी दे सकता है, जहां पे एक्सटेंडेबल चीज लिखी होगी, एक्सटेंडेबल पनिशमेंट दी होगी, 1/6 भी दे सकता है, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा तब। समझ में आया पूरा चीज? क्लियर है कहीं? हाँ जैसे कि मान लीजिए पीपी हाँ। और फ्यूल और बैट हाँ वो रात में मेरे पास नहीं होगा एमएसडी। सर वो संतुष्ट हुए तो वही मतलब इसीलिए कह रहा हूं कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कहने का मतलब कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन में जो भी 4 पार्टीज बैठी हैं, मान लो आईओ अगर बैठा है तो केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है, अगर आईओ बैठा है तो अब सब लोग की आपसी सहमति से, इसीलिए शब्द क्या है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री, म्यूचुअल मतलब आपसी, सबका सहयोग है इसमें। ये बैठने का के पास कोई मीटिंग रूम यहाँ ये कहीं कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ये यहाँ पे इस पे मेंशन नहीं दिया कि आप यहाँ बैठेंगे या कोर्ट के सामने बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। देखो जहां भी कोई कानून पे कोई भी चीज मेंशन नहीं है वो जज साहब डिसाइड करें, ये जान लीजिए, वो डिस्क्रिशन है, वो जज साहब का फैसला है। फिर अगर कोई चीज कानून में नहीं लिखी तो उस पर अगर कोई बात आ रही है तो फिर जज साहब डिसाइड करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये पूरा प्रोसीजर? बेयर एक्ट समराइज करें, बेयर एक्ट पे आते हैं। बेयर एक्ट देखो 289 क्लियर है, मैंने बता दिया था कि 289 में क्या कैसे क्या है, ठीक। 289 देख लीजिए, 289 के क्लॉज ए में ये बोला गया कि 289 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में ये बोला गया कि पुलिस रिपोर्ट वाली बात कही गई है ना, पुलिस रिपोर्ट वाली बात कही गई। और 289 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में क्या बोला गया कि अगर कंप्लेंट से मामला आया है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तब भी उसमें प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। अब देखो, और इसमें यह भी बताया कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, वुमेन, चाइल्ड, ठीक, और ये बताया कि 7 ईयर्स, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, इन सारे मामलों में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होती। ये सारी चीजें बताई गई इसमें, ठीक। आगे देखें, अब ये जो मैंने बताया कि 289 का क्लॉज 2 ये बताता है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, कौन अपराध ऐसे होंगे जिनको सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाला जाएगा, ये चीज कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ये 289 के क्लॉज 2 में, ठीक। फिर इधर देखिए, फिर आगे देखते हैं क्या है कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। जो मैं बता रहा था कि 290 में एप्लीकेशन आ जाएगी, 290 में एप्लीकेशन आएगी और वो एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर आ जानी चाहिए? 30 डेज फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन द कोर्ट, ठीक। अब देखो, आगे देखो, द एप्लीकेशन इन द शैल कंटेन, अब क्या क्या कंटेन करेगी? जो मैंने यहां पर लिखा था, क्या लिखा था? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस कंटेन करेगी, रिलेटिंग टू विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड, इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस लेट्स एंड शैल बी अकंपनीड। मैंने क्या बोला? मैंने वहां पे क्या लिखा था? लिखा था कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा केस का, फिर एक ऐसे एरो बनाई थी, लिखा था कि एफिडेविट होगा, अकंपनीड बाय एफिडेविट, कहने का मतलब कि वो जो एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी लगाया जाएगा, और उस एफिडेविट में स्वान, कसम, स्वान मतलब कसम खाना, मतलब कि ऑन ओथ, ठीक, कि बाय द एक्यूज्ड स्टेटिंग दैट कि ही इज वॉलंटरी रिफर्ड, कि जो एप्लीकेशन उसने मूव की है उसने अपनी स्वेच्छा से मूव की है। फिर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, द ऑफेंस, द प्ली बार्गेनिंग इन हिज केस, ही इज नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड। उस एफिडेविट में 2 चीजें वो कहेगा। पहली चीज क्या कहेगा कि मैंने स्वेच्छा से ये एप्लीकेशन मूव करी है। दूसरी चीज क्या कहेगा? कहेगा कि ऐसा है कि जिस ऑफेंस के लिए मुझे इसमें किया गया है, ठीक, मैं प्ली बार्गेनिंग जो मैं कर रहा हूं जिस ऑफेंस के लिए, उस ऑफेंस के लिए मुझे इससे पहले कभी भी दोष सिद्ध मेरे ऊपर नहीं हुआ है, कहने का मतलब कि मैंने ऐसा अपराध इससे पहले नहीं किया है। फिर क्या है कि फिर मैंने लिखा था कि जैसे ही नोटिस आ जाएगी, जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगा वैसे ही नोटिस इशू की करेगा, कौन करेगा? कोर्ट करेगा।
कोर्ट करेगा, द कोर्ट शैल इशू नोटिस, किसको किसको करेगा, मैंने लिखा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड को। अब क्या लिखा है देखो कि अगर जहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट एक्यूज्ड ऑन द डेट फिक्स्ड सबसेक्शन 3, जैसे ही मैंने फिर ये भी लिखा था कि जैसे ही एक्यूज्ड आ जाएगा वैसे क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा। द कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज्ड, कैसे मैंने बताया था, कैमरा, वेयर द अदर पार्टी शैल नॉट बी प्रेजेंट, ये भी मैंने लिखा था कि अदर पार्टी प्रेजेंट नहीं है, और इसका यहां पर्पस भी लिख दिया है यहां के, टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द अक्यूज्ड हैज फाइल्ड एप्लीकेशन वॉलंटरली। मैं बता रहा था कि ये जो एग्जामिनेशन कर रहा है उस एग्जामिनेशन का करने का पर्पस क्या है कि कोर्ट निश्चिंत हो जाए कि ऐसा है कि एक्यूज्ड स्वेच्छा से आया है। ठीक, हाँ, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत हमेशा अप्लाई होता है। ठीक, अब देखो अब मैंने फिर वहां से दो पार्ट किए कि नो, यस, कोर्ट इज सेटिस्फाइड, देन आगे प्रोसीड करेगा, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वापस वहां रिवर्ट बैक हो जाएगा। जहां सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो क्लॉज बी है। देखो, द कोर्ट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इनवॉलंटरी, तो क्या होगा, हैज बीन, या तो फिर वो क्या मैंने बताया ना कि प्रीवियसली अगर कन्विक्ट हुआ है सेम अपराध के लिए तो क्या होगा, वॉलंटरी बाय द अक्यूज्ड, और ही हैज प्रीवियसली been convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offense, it shall proceed further in accordance with the provision of this Sahita from the stage such application has been filed under subsection 1। बड़ा देख रहे हो मैंने कितना इजीली बताया कि देखो इसको पढ़ोगे तो पता नहीं क्या क्या थोड़ा सा वो करके लिखा है, सीधे सीधे लिखा कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर सीधे सीधे कि कोर्ट सेटिस्फाई हो गई, नहीं हुई कि इसने स्वेच्छा से एप्लीकेशन फाइल किया है, तो फिर से वापस कहां पहुंच जाएगा, उसी स्टेप में पहुंच जाएगा जहां से प्ली बार्गेनिंग का रास्ता इन्होंने मोड़ा था। ठीक है, जहां पे इन्होंने एप्लीकेशन फाइल हुई थी प्ली बार्गेनिंग की। ठीक, अब देखिए, अब अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो ठीक, देखो दो चीजें हैं इस स्टेप पे, अगर कोर्ट को ये लगा कि इसने स्वेच्छा से एप्लीकेशन फाइल नहीं की है तब यहां पे प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर स्टॉप कर देगा और वापस वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आई थी, या तो ये कभी भी प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ होगा, अगर इससे पहले सेम अपराध के लिए, जिस अपराध के लिए इसने प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई है, अगर ये सेम अपराध के लिए कन्विक्ट हुआ होगा तब भी प्रोसीजर प्ली बार्गेनिंग का खत्म हो जाएगा और ये वापस वहां पहुंच जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखो, the court is satisfied that the application has been filed by the accused voluntarily, it shall provide time not exceeding 60 days। मैंने बताया ना कि 60 दिन का समय देगा फिर कोर्ट। ठीक, जब वो पता चल जाएगा कि स्वेच्छा से ही सेटिस्फाई हो जाए कोर्ट की इसने स्वेच्छा से ही एप्लीकेशन मूव किया है, तब 60 दिन का समय दे देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट को या एक्यूज्ड को कि ऐसा है, टू वर्क आउट अ म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, कि आइए बैठ के बात करिए, आइए बैठ के बात करिए और किसी फैसले पे पहुंचिए, कैसे करना है। ठीक, अब 291 देखो, इन वर्किंग आउट अ म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन अंडर क्लॉज ए ऑफ द सबसेक्शन 4, यही इसकी बात कर रहा है यहां पे। मैं बोल रहा था कि 290 इज ऑलवेज रेड विद 291। ठीक, वही चीज यहां पे लिख भी दिया कि देखिए मामला किसका, 291 में किसका डिस्कशन हो रहा है, क्लॉज 4 के जो 294 इसका हो रहा है, 290 के क्लॉज 4 के सब क्लॉज एक ही बात हो रही है। ठीक, देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है कि केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट में कौन कौन होगा, देखो यहां पे मैंने वहां पे भी लिखा था, एक्यूज्ड होगा, विक्टिम होगा, ठीक, द पुलिस ऑफिसर हु हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस आईओ होगा, ठीक, और पीपी होगा। 4 लोग हो गए। ठीक, वही चीज मैंने वहां पे लिखी थी। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि इट शैल प्रोवाइडेड दैट थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन और इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर दैट द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड वॉलंटरली बाय द पार्टीज। मैंने ये भी बताया था कि 291 में ये बात लिखी है कि कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कोर्ट ये करेगी कि जो पार्टी 4 बैठी है वो कहीं एक दूसरे पे दबाव तो नहीं बना रही है ना, ये अपने स्वेच्छा से इनके सारी बातें आपस में रख रहे हैं। अब क्या है, मैंने ये भी बताया था कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अक्यूज्ड इफ ही सो डिजायर्ड मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद हिज एडवोकेट इफ एनी एंगेज्ड इन द केस, कि अगर केस में कोई अधिवक्ता इन्वॉल्व है तो पार्टी जो है अपने अधिवक्ता के साथ भी अपीयर हो सकती है। ठीक,
अब देखो, अब दूसरा है कि इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट द कोर्ट शैल इशू अक्यूज्ड को देगी और विक्टिम को देगी टू केस पार्टिसिपेट इन द मीटिंग वर्कआउट। लेकिन मैंने वहां पे एक शब्द और जोड़ा कंप्लेनेंट, इसलिए मैंने जोड़ा, भले यहां मेंशन नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने वहां से एक शब्द और जोड़ा है, खुद से ये यहाँ पे मेंशन नहीं है वो, ठीक। देखो अब देखो, प्रोवाइडेड दैट इट शैल, फिर वही चीज है कि कोर्ट की ड्यूटी होगी कि इंश्योर करे कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में स्वेच्छा से सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं। और यहाँ पे भी लिखा कि अगर कोई अधिवक्ता के साथ अगर वो इंडल्ज होना चाहते हैं उस म्यूचुअल बैठक में, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन क्या है, एक तरीके की बैठक है, उस बैठक में क्या कहते हैं कि जो बातचीत हो रही है उसमें वो बाय हिज एडवोकेट अगर आना चाहे तो एडवोकेट के थ्रू भी वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर मैंने बताया था 292 में की रिपोर्ट आती है, बताया था, मैंने बताया था कि 292 में रिपोर्ट आती है कि वेयर इन अ मीटिंग अंडर सेक्शन 291 अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन वर्कड आउट, मैंने लिखा ना कि वर्कड आउट, द कोर्ट शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ सच डिस्पोजिशन व्हिच शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अच्छा ठीक है कि अगर वर्कड आउट है तो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उस पर साइन करेगा, ठीक, जो रिपोर्ट आएगी म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की। And all other person who participated in the meeting, and if no such disposition has been worked out, the court shall record such observation and proceed further in the accordance of the provision। मैंने ये भी लिखा कि not worked out, तो मैंने क्या लिखा, फिर से वही पहुंच जाएगा जिस स्टेप पे प्ली बार्गेनिंग का मामला शुरू हुआ था, फिर से वही पुराने स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि अगर रिपोर्ट की डिस्पोजिशन में की जो एमएसडी की जो रिपोर्ट आई, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की जो रिपोर्ट आई, उसमें अगर वो काम कर गया है तो उसमें जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की रिपोर्ट पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करने का मतलब उस कोर्ट का जो जज है, ठीक ठीक, वो जो है वहां पे साइन करेगा, ठीक। अब आगे देखें डिस्पोजल ऑफ द केस, डिस्पोजल ऑफ द केस क्लियर है, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, ठीक। ये कि प्रोबेशन में भेजना होगा तो भेज देगा, लेकिन फिर से देख ही लेते हैं। वेयर अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन वर्कड आउट है तो फिर 292 वर्कड आउट हुआ, रिपोर्ट में देखा कि काम कर गया है, तब उसमें डिस्पोजल होना है केस का। डिस्पोजल ऑफ केस में 4 उसमें तरीके बता दिए इन्होंने, लेकिन वो तरीके वही हैं जो मैंने बताए हैं। देखो, द कोर्ट शैल अवॉर्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर, वही चीज मैं बता रहा था, ये चीज शायद मैं मिस कर गया कि कंपनसेशन अवॉर्ड करेगा वो जो डिस्पोजिशन जैसे डिसाइड हुआ है, जो लोगों में आपस में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में जो कंपनसेशन विक्टिम तैयार हो गया कि ठीक है तुम मुझे इतना दे दोगे तो मैं तैयार हूं, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए मैं हाँ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कोर्ट कहे और मैं तैयार हूं, जो तुम मुझे कंपनसेशन है उसमें मैं एकदम सेटिस्फाइड हूं, ठीक। तो वो देखेगा 292 में जो रिपोर्ट आई है उसमें देखेगा, और कि जो कंपनसेशन देना होगा कोर्ट अपना अलाउ कर देगी कि ऐसा है कि आप कंपनसेशन दे दो, एंड हियर द पार्टीज ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। अब जैसे ही देख लिया कि हाँ इतनी कंपनसेशन है, अब देखेगा कि कितनी पनिशमेंट दी जाए एक्यूज्ड को, कितनी पनिशमेंट दी जाए, ठीक, या पनिशमेंट दी जाए या क्या कर दिया जाए, रिलीज द एक्यूज्ड, या तो फिर उसको छोड़ दिया जाए, और प्रोबेशन जो मैं वहां पे लिख रहा था, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड आफ्टर एडमोनिशन अंडर सेक्शन 401 और फॉर डीलिंग विद द एक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन। ये चीज है कि या तो प्रोबेशन में भेज दिया जाए, ठीक है, और या तो फिर क्वांटम देखा जाए कंपनसेशन देखने के बाद, ठीक। देखो, after evaluating the parties under clause A, if the court is of the view that the section 401 or the provision of the Probation of Offenders Act 1958 or any other law for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? 293 के ए में क्या देखा कि कंपनसेशन कितना देना है जो मीटिंग हुई है। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि अब या तो इसको प्रोबेशन में भेज दिया जाएगा अगर कोई प्रोविजन अप्लाई होगा, और या तो फिर इसका क्वांटम तय किया जाएगा कि कितनी सजा इसको दी जाए। फिर बी में कह रहा है कि अगर 401 में या कोई भी प्रोविजन लग रहा है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, तो उसके तहत इसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी और डी में वही बात कही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। क्या बात कही है कि आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज बी, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द मिनिमम पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड, मैंने क्या बताया था कि मिनिमम पनिशमेंट अगर दी गई है अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, इट मे सेंटेंस द अक्यूज्ड टू हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। कितना? हाफ ऑफ मिनिमम। एंड वेयर द अक्यूज्ड इज फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई अपराध किया है उसने, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पहली बार कोई भी अपराध किया उसने, तो फिर उसको कितना दे दिया जाएगा? 1/4।
अब देखो, अब ये बात किसकी कर रहा है कि जहां पे मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, जहां पे मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, यहां पे कैसी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, एक्सटेंडेबल पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, या तो एकदम फिक्स पनिशमेंट है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल। मैंने ये चीज भी वहां लिखी है चार्ट में कि प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल। ठीक, 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल for such offense, and where the accused is first time offender and has not been convicted of any offense, it may sentence the accused to 1/6 of the punishment और एक्सटेंडेबल। अगर मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, एक्सटेंडेबल पनिशमेंट प्रोवाइडेड है और उसमें भी वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो 1/6 कर देगा। समझ में आया? यहां तक हम लोग समराइज कर लिए किसका, प्रोसीजर का। अब हम लोगों को जो आगे के सेक्शन हमको देखने हैं वो देखेंगे। ठीक, अब जो सेक्शन 294 है वो ये कह रहा है द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 293 इन द ओपन कोर्ट एंड सेम शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कि अब ओपन कोर्ट में जैसे वो जजमेंट, आमतौर पे जो जजेस जैसे जजमेंट देते हैं वैसे ही जो भी उसका डिस्पोजल हुआ है, 1/4 देना है, 1/6 देना है, 1/2 देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो अपना प्रोबेशन में रिलीज करना है। ओपन कोर्ट में जैसे जज साहब फैसला सुनाते हैं वैसे ही ओपन कोर्ट में इसका, हाँ, कंपेंसेशन भी वैसे, हाँ, ठीक, वैसा ही ओपन कोर्ट में सुनाएंगे फैसला। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसको अपील नहीं किया जा सकता। इसको प्री के लिए आप याद रखेंगे। ठीक, कि 295 की ये फाइनल है एंड नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट। अगर प्ली बार्गेनिंग में एमएसडी काम कर गया, बैठक काम कर गई, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन महेंद्र सिंह धोनी काम कर गए, तो फिर क्या करना है, तब फिर उसका कोई भी अपील नहीं होगा। हाँ, कहीं थर्ड एम्पायर चाहे किसी के पास नहीं है ना, उसका वो लिया जा सकता है, क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू, उसका रिव्यू नहीं लिया जा सकता है। ठीक, लेकिन एसएलपी में मूव हो सकते हैं, रिट में मूव हो सकते हैं 226 और 27 में, और एसएलपी 136 संविधान की अनुच्छेद 136, 226, 136 में स्पेशल लीव है, स्पेशल लीव पिटीशन है, एसएलपी है, और रिट पिटीशन है 226 और 227 में आप वहां पे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी कोई दूसरी अपील लाई नहीं करेगी। ठीक, हाँ, ठीक। अब देखो पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, ये याद रख लेंगे आप लोग, इसको ये याद रखेंगे। ठीक, क्या है पावर, कि ए कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पस of discharging its function under this chapter all the power vested in respect of bail, trial of offences and other matter relating to the disposal of case in such court under this संहिता। देखो क्या कह रहा है कि a court shall have for the purpose of discharging its function, अपना काम करने के लिए कोर्ट के पास under this chapter सारी वो पावर होंगी जो कि बेल या ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस या दूसरे मैटर में डिस्पोजल के लिए होती हैं। ठीक, अब देखो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन, आपका जो इंपॉर्टेंस है वो 289 टू 293 है। मैंने पहले इसीलिए मैंने उसको अलग कर दिया कि 289 कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट अपने एग्जामिनेशन पॉइंट से ये है। ठीक, फिर देखो पीरियड ऑफ डिटेंशन, देखो इसमें क्या है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन वो अंडरगॉन की सेट ऑफ किया जा सकता है। पीरियड ऑफ डिटेंशन कोई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ 468 जो सेट ऑफ करना है 468 में क्या है, 468 में क्या है कि आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई भी इंप्रिजनमेंट है तो उसको सेट ऑफ, तो वो सिंपल सी इतनी बात कर रहा है 297 कि जो सेट ऑफ करने का जो प्रोविजन 468 में दिया है वो वैसे ही यहां पे भी वैसे ही अप्लाई होगा जैसे कि बाकी इंप्रिजनमेंट्स में होता था। ऐसा कुछ अलग से कोई मामला नहीं है। जैसे कि मान लो किसी ने प्ली बार्गेनिंग करी, हाफ मिल गई उसकी सजा, मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड था, हाफ मिल गई, अब उसमें भी सेट ऑफ किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, 468 के तहत किया जाएगा, और वैसे ही किया जाएगा जैसे आमतौर पे अगर कोई पनिशमेंट दी गई होती उसमें जैसे किया जाएगा वैसे इसमें भी किया जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हाँ, जैसे उसमें ठीक सेट ऑफ करने का वही राइट होगा जैसे आमतौर पे कहीं और था। तो ये जो कि अगर प्ली बार्गेनिंग में 1/2, 1/4, 1/6 पनिशमेंट ही मिली है तो सेट ऑफ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हाँ, हैम्पर नहीं होगा।
ठीक, देखें, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट नॉट विद इन स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस प्रोविजन की के इनकंसिस्टेंट अगर कोई भी दूसरा कोई प्रोविजन होगा तो इस प्रोविजन का मतलब इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे। कहने का मतलब कि लड़ाई होगी 289 से 300 तक के प्रोविजन में, किसी से किसी दूसरे सेक्शन से अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? ये लोग जीतेंगे। 289 से 300 वाले जो प्रोविजन है ये जीत जाएंगे। यही चीज इसमें ये कह रहा है। क्या कह रहा है? द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट नॉट विद के बावजूद एनीथिंग इनकंसिस्टेंट therewith contained in any other provision of this chapter and nothing in such other provision shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter। कहने का मतलब लड़ाई हुई, जीतेंगे 289 से लेके 300। ठीक, पार्टी राजी है क्या? हाँ, सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ ही लिया। मेन जो था वो शुरुआत। ठीक, देखो अब यहां पे देखो बार बार शब्द क्या आया एक्सप्लेनेशन में, बहुत अच्छा ये दे दिया है एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। वैसे कंफ्यूजन तो नहीं था लेकिन लोगों को हो जाता है। कहने का मतलब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो शब्द आ रहा है ना बार बार, तो इसमें वो तो साफ साफ लिखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही होगा जो 2K5 में डिफाइंड है, और 2K5 में क्या डिफाइंड है कि 18 में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात कही गई है। तो वही चीज कह रहा है कि पीपी जो है यहां पे जो समझने की बात है, पहली चीज तो कही जो 18 में दिया गया है वही पीपी की बात कर रहे हैं हम। दूसरी बात ये कह रहा है कि पीपी, हम जो शब्द पीपी जो बार बार इस चैप्टर में इस्तेमाल किए, इस चैप्टर के रिगार्डिंग की बात कर रहा है कि इस चैप्टर में जो हमने शब्द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस्तेमाल किया उसमें एपीपी भी इंक्लूडेड है। ये बात इसमें ये कह रहा है। हाँ, सेक्शन 19। ठीक, हाँ, कि भले हम एक्सप्रेसली यहां पीपी शब्द एपीपी शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भले पीपी शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन जहां पे भी पीपी शब्द इस्तेमाल किया है वहां पे उस शब्द में एपीपी भी इंक्लूडेड है। ठीक, देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग द स्टेटमेंट, और वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं बताया था शुरुआत में, मैंने बताया था शुरुआत में ही कि प्ली बार्गेनिंग में के प्रोसीजर में एक्यूज ने जो कुछ भी इस्तेमाल किया है, जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, वो सिर्फ इसी चैप्टर के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल होगा। यह नहीं कि कहीं और जो है उसको इस्तेमाल करने लगे कि अरे वहां गिल्टी प्लीड किए थे। ठीक है, वो नहीं होगा, सिर्फ इसी प्ली बार्गेनिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? नॉट नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड टू द जुवेनाइल जस्टिस। मतलब वही चीज है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जे एक्ट में इसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये चीज मेंशन कर लिए पूछा जा सकता है कि प्ली बार्गेनिंग में कौन किसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ये पूछा जा सकता है। नहीं, जे एक्ट के। अब जाके प्ली बार्गेनिंग वो 295